कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें कुत्ते पसंद होते हैं और एक वो जिन्हें कुत्ते नापसंद होते हैं। रवि और उसका परिवार दूसरी कैटेगरी में आते थे। वो 17 साल का हो गया था, लेकिन आज तक उसने ना तो कुत्ते पाला, ना ही उसे समझ में आता था कि कैसे लोग उससे इतना प्यार तक कर लेते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई पालतू जानवर उसके बिस्तर पर चढ़े, उसके कंबल के अंदर साथ सोए, उसका मुंह चाटे। रवि की माँ को तो उनसे सख्त नफरत थी। एक बार वो बड़े प्यार से खरगोश लेकर आया। उसके घर वालों का पारा चढ़ गया। माँ खरगोश के पीछे भागती फिरती और कह रही थी, रवि, तुम लाए हो इस आफत को, इसका प्रसाद अब तुम ही साफ करो। किसी तरह से उस खरगोश को एक पेट लविंग चाचा जी के पास भेजा गया। तब से आज तक पेट्स का जिक्र इस घर में समझिए बंद है। और आजकल तो पेट्स क्या, किताबों के अलावा हर चीज़ का जिक्र बंद है। 2 महीने में रवि के बोर्ड एग्ज़ाम थे। उस पर बड़ा बोझ आ गया था। कुछ दिनों पहले ही बीमारी से उठा था। रवि बेहद तेज़ लड़का था, लेकिन अच्छी सेहत से उसकी दोस्ती आज तक नहीं हो पाई थी। आजकल थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था। दोस्तों से कटा कटा रहता था। रात भर घर के पीछे के कमरे में बैठा पंखे के नीचे पड़ता रहता था। वैसे तो रवि अपना कमरा अपनी छोटी बहन डिम्पल के साथ शेयर करता था, लेकिन इम्तिहान के दिनों में भाई के रात रात के जागरण के कारण बहन अपने मम्मी पापा के कमरे में टीवी देखते हुए सो जाती थी। रवि नींद में गोते लगाता रहता। मम्मी बीच बीच में पूछती, चाय पानी के लिए। हिंदुस्तान में बच्चों के अलावा माँ बाप के इम्तिहान भी होते हैं। टीवी जोर से खोल नहीं सकते, घूमने जा नहीं सकते। देर तक जागते बच्चे से चाय पानी पूछते हुए। उस रात उसकी मम्मी के सिर में काफ़ी दर्द था। वो जल्दी सोने चले गई थी। अचानक बाहर कहीं रवि को जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जैसे वो किसी का पीछा कर रहे हो। कुछ देर बाद आवाज़ गुम हो गई, लेकिन एक और आवाज़ उस दरवाजे पर आने लगी जो घर के पिछवाड़े खुलता था। रवि ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसके पजामे को नीचे से खींचा। रवि डर के मारे चीखने वाला ही था कि देखा एक उससे भी ज़्यादा डरा हुआ कुत्तों से बचाकर आया। मदद मांगता एक छोटा सा पप्पी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। बड़ा अजीब मंजर था। कुत्ते से नफरत करने वाले घर के दरवाजे पर एक प्यारा मासूम सा मदद मांगता छोटा सा पप्पी खड़ा था। रवि के पजामे को अपने छोटे छोटे दांतों से खींचता मदद की गुहार कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर रवि की जगह एडोल्फ हिटलर भी खड़ा होता तो उसका दिल भी पसीज गया होता। रवि ने अपनी सारी डेंगी नफरत छोड़कर पप्पी को अपने कमरे में आने दिया। अगर पहली नज़र में प्यार होता है तो रवि को पहली नज़र में उस पप्पी कोको से प्यार हो गया था। जी हाँ, यही नाम रखा था रवि ने अपने नए दोस्त का। कोको आया तो था शरणार्थी की तरह, लेकिन करीब 3.5 मिनट में ऐसे धो जमाने लगा जैसे कोई मकान मालिक हो। अपने नन्हे नन्हे पाँव से
चढ़ाई करते करते कोको रवि के बिग बैग के ऊपर चढ़ गया और ऐसे फैलकर बैठ गया जैसे वो राजा हो कहीं का। उसकी छोटी छोटी काली आंखें थी, जरा सी नाक और मुड़े हुए कागज जैसे छोटे छोटे दो कान। रवि को समझ नहीं आया कि किया क्या जाए। डर लग रहा था कि अगर कोको ने भौंकना शुरू कर दिया और उसकी माँ जग गई तो ऐसा एटम बम फटेगा जिसकी गूंज शहर के कोने कोने तक सुनाई पड़ेगी। कोको का मुंह बंद करने के लिए रवि ने घूस देना ही उचित समझा। 1 घंटे पहले स्टील के गिलास में कटोरी से ढककर माँ ने जो ठंडा दूध रख गई थी उसको उसने उसी कटोरे में डालकर कोको के आगे पेश किया। कोको ने रवि का नजराना थोड़ा हिचकिचाते हुए स्वीकार कर लिया। माएँ बच्चों से दूध पीने की जिद क्यों करती है, इसका जीता जागता उदाहरण रवि को 1 मिनट में मिलने वाला था। डरे हुए कोको को थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। दूध पीते ही वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा और फिर एक कोने में जाकर बैठ गया। जब तक रवि अपने अगले चैप्टर तक पहुंचता कोको सो गया था। न जाने कब रवि भी सो गया। अलार्म लगाना भूल गया था, लेकिन नो प्रॉब्लम, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह रवि अपनी मम्मी की चीख से जो जागा। कमरे में जगह जगह प्रसाद पड़ा हुआ था और मम्मी का एटम बम फट चुका था। शंकर जी का तांडव नृत्य देखने का सौभाग्य तो रवि को आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन ये तो तय था कि उसकी माँ के इस रौद्र रूप से शायद बहुत अलग नहीं रहा होगा। रवि की माँ घर में एक चोर को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कुत्ता उन्हें किसी शर्त पर बर्दाश्त नहीं था। माँ और कोको ने एक दूसरे को ऐसे घूर कर देखा जैसे वर्ल्ड वॉर की कोई लड़ाई हो और 2 सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हों। लेकिन जो पहुँचे हुए योद्धा होते हैं उन्हें पता होता है कि बातों की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार होता है खामोशी। रवि की माँ ने उसी हथियार को अपनाते हुए बस इतना कहा, कमरा साफ होना चाहिए रवि, और चली गई। सुनने में आया है कि दूसरे कमरे में 5 मिनट बाद एक मीटिंग हुई जिसमें रवि के मम्मी पापा और छोटी बहन डिम्पल शामिल थे। 20 मिनट बाद रवि की माँ ने उसे फैसला सुनाया, ये कुत्ता यहाँ चाहिए, जहाँ चाहे छोड़कर आ जाए, वो इस घर में नहीं रह सकता। रवि ने कहा, मैं इसे कहाँ छोड़ आऊँ, और वैसे भी जरा सा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, इतनी हार्टलेस कैसे हो गई हो तुम मम्मी। फौरन दूसरे कमरे में मीटिंग इंटरवल के बाद चालू हो गई। इस बार नया फैसला सुनाया गया, कुत्ता कुछ दिन यहाँ रह सकता है, तब तक रवि उसके लिए नया घर न ढूंढ ले, लेकिन वो रवि के कमरे से बाहर नहीं जा सकता। मुश्किल वक्त में मुझे नहीं लगता कि रवि को इससे बेहतर कोई डील मिल सकती थी। वो मान गया। उसने और कोको ने साथ साथ जिंदगी की शुरुआत उस छोटे से कमरे में कर दी। रोज़ रवि की मम्मी उसे याद दिलाती कि उसे जल्द ही कुत्ते के लिए नया घर ढूंढना है। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। कोको चतुर था, उसने धीरे धीरे अपनी रेखा पार करके रवि के कमरे से बाहर के कमरे में जाना शुरू कर दिया। कभी रवि के पापा के पाँव के पास बैठ जाता, कभी मम्मी को घंटों रसोई के बाहर से ताकता रहता। डिम्पल कोको से बहुत चिढ़ती थी, जैसे वो पास आता डिम्पल चीखने लगती। मुझे लगता है कि कभी कभी कोको भी डिम्पल को चिढ़ाता था जानबूझकर। एक दिन जब रवि घर आया तो सब ऐसे बैठे थे जैसे मातम मना रहे हो। कुछ देर बाद रवि की मम्मी ने रुआंसी आंखें लिए कहा,
आई एम सॉरी बेटा, मुझे से दरवाज़ा खुला छूट गया था। कोको मिल नहीं रहा है। वो दिन शायद रवि की ज़िंदगी का सबसे तकलीफ भरा दिन था। कुछ खोने का एहसास इतनी गहराई से और इतनी तकलीफ से उसने आज तक महसूस नहीं किया था। या यूँ कहिए कि उसने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा पाया ही नहीं था, तो खोने का गम कैसे महसूस करता। वह अपना बैग फेंककर साइकिल लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। बदहवासी में सड़क पर घूमने लगा। किधर जा रहा था पता नहीं, बस पागलों की तरह साइकिल चलाता जा रहा था और कोको को पुकार रहा था। चारों ओर उस नन्ही सी जान को ढूंढ रहा था जो अचानक बिन बताए उसकी जान बन गई थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़का जो अपनी नानी की मौत के बाद आज तक कभी नहीं रोया था, उसकी आंखों से आज बेतहाशा आंसू बरस रहे थे। अभी अभी बीमारी से उठा था, कमज़ोर था, हाँफने लगा। ठोकर खाकर साइकिल एक जगह गिर पड़ी और उसकी कोहनी छिल गई। लेकिन वह जो खून सिर आया था और उसे जो चुभता दर्द हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ देह था किसी अपने से बिछड़ने का वो दर्द जो एक आरी की तरह उसकी नसों को काटने पर तुला था। हम में से कोई लोग नहीं समझेंगे रवि के लिए कोको का खो देना का दर्द, या कि कोई भी किसी जानवर से कितना प्यार कर सकता है। दोस्तों, मैं भी कभी ऐसा सोचती थी, लेकिन अब जानती हूँ कि खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें किसी कोको का साथ मिलता है। ना छल, ना कपट, ना लोभ, ना लालच, बस बिना शर्त निस्वार्थ दोस्ती, सेवा और खामोश तन्हाई के पलों का साथ। गम और खुशी, भीड़ और अकेलापन, गर्मी सर्दी, सब में उसी भाव के साथ निभाने का जुनून। जानवर क्यों कहते हैं हम इन्हें, काश इंसान इससे कुछ सीख पाते। रवि 2 घंटे पागलों की तरह सड़कों पर घूमता रहा। उधर घर में उसकी माँ रो रही थी और उसके पापा दिलासा दे रहे थे। कहाँ गया होगा बेवकूफ़ कुत्ता, वो बड़ी बड़ी गोल मटोल आँखें, कागज जैसे कानों को बिना कारण हिलाने वाला कोको। यही सोच रही होगी शायद रवि की माँ। कैसे मेरे चप्पल का कोना चबा गया था, कैसे डिम्पल के पेंसिल बॉक्स में से रबर को चबाने लगा था। बच्चा ही तो था वो। रवि थक कर अपनी साइकिल धीरे धीरे चलाता हुआ शहर के कंपनी बाग के छोर पर एक दलदल के पास रास्ते पर खड़ा था। हार गया था, घर वापस जाना चाहता था। तभी उसने शाम की खामोशी में झिंगुरों की आवाज़ के बीच वही आवाज़ सुनी जो उसके दरवाजे पर हफ्ते पहले उससे मदद के लिए पुकार रही थी। उससे 10 मिनट दूर डर के मारे दुबका कोको बैठा था। शाम के 7 बजे थे जब मौत जैसे मातम में डूबे घर में घंटी बजी। डिम्पल ने पर्दे से झांककर देखा और अचानक खुशी से चिल्लाई, भैया आ गए और कोको भी है। जैसे नई बहू घर आई हो, ऐसे माँ बेटी दरवाजे की ओर दौड़ी। रवि के पापा ने अखबार छोड़कर उत्सुकता से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। रवि कोको को अपनी गोद में लिए खड़ा था। रवि की माँ ने कहा, हाय मेरा बच्चा। लेकिन अब रवि ने कोको को कमरे के बीचों बीच रोशनी में रखा तो देखा वो दलदल के कीचड़ में सना हुआ था और उसकी गर्दन पर जहाँ कॉलर लगा करता था वहाँ घाव के निशान थे, जैसे किसी ने
बड़ी बेरहमी से चेन से पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की हो और आखिरकार वो अपनी पतली सी गर्दन किसी तरह अपने पट्टे से निकालकर भाग गया हो। रवि की माँ फूट फूट कर रोने लगी। बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सब्जी के ठेले वाले को खुले पैसे देने के लिए दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर जाती, ना मेरे बच्चा का ये हाल होता। सबकी आंखों में आंसू थे। रवि ने अपनी माँ को पहली बार ऐसा देखा था। उसने पहली बार देखा था कि किसी तरह ये जरा सा कोको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई धीरे धीरे जीत गया था। उन्हीं का चहीता बन गया था जो उसके कौम से नफरत करते थे, जैसे नन्हा सा बच्चा हो। रवि की माँ ने गुनगुने पानी से उसको नहलाया और डॉक्टर को फ़ोन करके उसे दवाई लगाई। उस रात ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक पांचवा सदस्य आ गया हो, सबके जितना ही ज़रूरी, सबके जितना के लिए इतना ही प्यारा। रवि की बहन डिम्पल ने कोको के लिए खुद उसकी बोतल में दूध डाला और उसे पुचकाकर पिलाने लगी। कोको ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर लिया था। उसने डिम्पल का हाथ प्यार से चाट लिया। उस शाम रवि की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हल्का सा बुखार आ गया था। कितनी साइकिल चलाई है आज, उसकी माँ ने कहा। ये लो गर्म दूध पी लो और सो जाओ। अगली सुबह रवि बेहद उत्साहित था। उसको मम्मी पापा से आखिरकार कोको को स्कूल ले जाने की इजाज़त मिल गई थी। स्कूल में उस दिन रवि सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन गया था। लड़के लड़कियां जिसको देखो सो क्यूट कहते हुए कोको की ओर चले आ रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कोको को अपने हाथों में लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सबने देखा कि रवि बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अफरा तफरी में उसे घर ले जाया गया। उसके पापा जल्दी घर आ गए, बाहों में लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे। कोको सारा नज़ारा देख रहा था। डिम्पल ने रोते हुए उससे कहा, भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे कोको। सोफे पर पड़े अखबार में हेडलाइन छपी हुई थी, मच्छरों का हमला, ब्रेन फीवर से 27 बच्चे बीमार। रवि अगले दिन अखबार की सुर्खियों के लिए एक और गिनती बन गया था। मच्छरों की वजह से एंसेफेलाइटिस नाम के खतरनाक दिमागी बुखार का वो 28वां मरीज था। उसका बुखार लगातार बढ़ रहा था। भयंकर कपकपी छूट रही थी। उसके पापा और मम्मी इमरजेंसी वार्ड में खड़े बेबस उसे देख रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा किसी ऐसे जगह तो नहीं गया था जहां पानी ठहरा हुआ हो और बहुत सारे मच्छर हो। उसके पापा ने कहा, जी कल कंपनी बाग के दलदल के पास गया था। डॉक्टर ने कहा, आप तो जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं ना एंसेफेलाइटिस से फैला हुआ है, तब भी ऐसा करने देते हैं अपने बच्चों को। रवि की माँ ने कहा, डॉक्टर सब ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर कुछ कह पाते उससे पहले ही रवि की कपकपी तेज हो गई। उसे दौरे आने लगे। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों से हॉस्पिटल के सफ़ेद चादर को जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे कोई कहीं ले जाना चाह रहा है था और वो कह रहा था, नहीं मुझे जाने दो, मुझे मत ले जाओ। हॉस्पिटल के करीब 4 किलोमीटर दूर रवि के घर में डिम्पल कोको को अपनी गोद में लिए बैठी थी, फ़ोन के बगल में। हॉस्पिटल से उसे एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार था जो उसे बता दे कि उसका भाई ठीक है। शाम ढल रही थी। 17 साल के बच्चे की ज़िंदगी की सबसे मुश्किल शाम थी।
उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रवि के पापा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए जाकर बार बार केमिस्ट की दुकान से अर्जेंट दवाइयाँ ला चुके थे। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग रहा था, पर बचपन से इंजेक्शन से छुई मुई की तरह डरने वाले लड़के को कुछ पता नहीं लग रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर को पहिए से घसीटते लाया गया। रवि की माँ एक कोने में बैठी एक छोटी सी किताब से न जाने कितने देवी देवताओं का आरोहण कर रही थी। उनसे विनती कर रही थी कि वो किसी तरह उनके बच्चे की जान बचा ले, लेकिन देवी देवता तो अपने हिसाब से नाप तोलकर कितनी बातों को ध्यान में रखकर दुनिया को चलाते हैं। 7:50 पर जब हल्की नीली ड्रेस पहने एक अटेंडेंस एक नर्स के साथ कमरे में घुसा ही रहा था, तब उन देवी देवताओं ने 17 साल के उस बच्चे की सांसें रोकने का फैसला कर लिया। रवि जा चुका था। हॉस्पिटल की सफ़ेद चादर को खींचती उसकी मुट्ठियाँ अब थम गई थी, जैसे लंबी लंबी सलवटों पर उस चादर पर लेटने वाले की लगाम छूट गई हो। 6 किलोमीटर दूर रवि के घर फ़ोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद डिम्पल फूट फूट के रोने लगी। कोको धीरे धीरे चलकर अंदर कमरे में चला गया और रवि के बिस्तर पर बैठ गया। डिम्पल कुछ देर बाद उसको ढूंढती हुई अंदर गई। कागज जैसे कानों को बिना कारण हिलाने वाले बड़ी गोल मटोल आँखों वाले कोको की भी आँखें बंद हो गई थी। एक अंतहीन इंतजार की राह पर चल पड़ा था वो। डिम्पल ने आखिर वादा जो किया था कि कोको भैया अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसानों से ज़्यादा जानवरों में फीलिंग्स होती है। वो किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ही मन से करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।